नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल और हमारी ये क्लास पूरी सीरीज होने वाली है मार्च 2026 के सीपीसीटी एग्जाम के लिए। जैसे कि इसके पहले की सारी सीरीज अगर हम लोग लेते हुए आ रहे हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, जिन लोगों को रिजल्ट के बारे में चिंता हो वो लास्ट वीडियो जो अपलोड हुआ है लास्ट सेशन का, उसका वीडियो जाकर नीचे कमेंट आप पढ़ सकते हो। तो हम लोग जो पढ़ते हैं, पढ़ने के क्लास स्टार्ट होने के पहले आपको बता दें कि हम लोग प्रश्न को समझते हैं और उसमें जितने ऑप्शंस रहते हैं उनको समझते हैं। तो प्रश्न और ऑप्शन दोनों को हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो मेरी एक आपको सलाह होगी कि जो भी हम प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं, आप उन प्रश्नों के आंसर को रटने की कोशिश ना करें, है ना, कि इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, ऐसा नहीं। हम प्रश्न के बारे में बात कर लेंगे, उस वैसे प्रश्न होगा, उसमें और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं हम उस पर बात करते हैं। ऑप्शंस होंगे, तो जितने भी ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनसे मल्टीपल क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं, उन सारे ऑप्शंस को भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर हम एक प्रश्न में मल्टीपल प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, मल्टीपल प्रश्नों को समझते हैं। तो हमारी क्लास का उद्देश्य होता है समझाना, ना कि रटाना। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न रहने वाले हैं, उन प्रश्नों को आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो भी कंटेंट बोलता हूँ, एक्सप्लेन करूंगा, उनको आपको लिख लिख के जरूर रखना है। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दें, जो लोग नए स्टूडेंट हैं तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ते हैं हमेशा। आप लोग को डाउनलोड करनी है राज कंप्यूटर, मतलब हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से। इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लिंक है वो मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री टेस्ट वहां पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो वहां पर मिलने वाला है वो मिलने वाले हैं, हमारे पास 3 कोर्सेस हम लोग साथ में वहां पर दे रहे हैं। पहला कोर्स है इसमें जिसमें आपको 1000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और ये भी कौन से हैं, तो कंप्यूटर के हर एक टॉपिक के अलग अलग सेपरेट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, वहां पर क्वेश्चनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसकी पीडीएफ आपको वहां मिलेगी, लेकिन वो पीडीएफ सिर्फ मोबाइल में ही चलेगी, आप उसको अलग से किसी डिवाइस में शेयर नहीं कर पाएंगे और प्रिंट नहीं ले पाएंगे, वहीं पर आप उसको पढ़ सकते हैं। इसकी वैलिडिटी होने वाली है 15 मार्च तक के। 15 मार्च को हमारा एग्जाम है, एग्जाम की डेट आ गई है ना, कल के वीडियो में हमने अपलोड किया हुआ है। 22 तारीख एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और अच्छे से उसको भरिएगा। अभी 1-2 क्लास में हम और डिटेल में कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो भी हम उसके बारे में बता देंगे। सेकंड कोर्स हमारे पास में है जिसमें कंप्यूटर आपको डिटेल में मिलने वाला है, साथ में ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज भी इसी के अंदर मिलेगी आपको। और यहाँ पे कंप्यूटर को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, मतलब जितना डिटेल में हम लोग पढ़ सकते हैं उनको, साथ में जो नए टॉपिक हमारे पास में इस बार पूछे गए हैं जनवरी वाले एग्जाम में, उसको भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और एमसीक्यू फॉर्म में आपको यहाँ मिलने वाले हैं, वो भी लाइव सेशन में, है ना। तो इस वाली जो कोर्स है इसमें आपको लाइव सेशन मिलेगा, लाइव क्लासेस इसमें आपको मिलने वाली है। इसमें लाइव क्लासेस नहीं है, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस एमसीक्यू है, और वहां पे जाके आप उसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। इसके अलावा इन दोनों कोर्सों में हम लोग ये जो टेस्ट सीरीज है ना, ये इन दोनों के अंदर दे रहे हैं। तो इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है और इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। अलग से अगर किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए तो ये अलग से टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें आप टेस्ट सीरीज भी अलग से जो तैयारी हो गई है वो लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो कोर्स है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पहले से डिटेल में कंप्यूटर को पढ़ लिया गया है, एक मोटे तौर पर रिवाइज करना है और कैसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं उसके लिए ये है। ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, अभी तक नहीं पढ़ा है, कैसे क्वेश्चन आते क्या आते नहीं पता है, उसके लिए है। साथ में जिन लोगों के पेपर 1-1, 2-2 नंबर से रुकते हैं उन लोगों के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। इसके अलावा ये जो टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज आपके कैसी तैयारी हुई है उसके आकलन के लिए होती है। तो टेस्ट सीरीज हमेशा हम लास्ट में लगाते हैं, जब पढ़ लेते हैं उसके बाद में कैसे हमारी तैयारी है, प्रिपरेशन है उसके लिए। तो ये काफी अच्छी इसमें प्रिपरेशन होगी टेस्ट सीरीज में भी आपकी। इसमें 10 आपको नॉर्मल टेस्ट है, उसको आप मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। 10 इसमें ऐसे है जो जैसा एग्जाम में आते हैं वैसे 75 क्वेश्चन है ना, उसमें भी अलग अलग सेक्शन वाइज डिवाइड है। तो इसको आपकी पूरी तैयारी कैसी है वो यही आपको पता चल जाएगी। ठीक है, रही बात इनकी प्राइसिंग की, तो ये आपके पास में 599 में आपको ये मिलने वाला है। ये मिलेगा आपको 1190 में, और ये 220 के आसपास ये आपको मिलता है ना। और इन सभी की वैलिडिटी जो होने वाली है वो मार्च 2026 तक होने वाली है, वो भी 15 मार्च तक के।
प्रश्न की बात करते हैं, इसमें हमारे प्रश्न हैं और हम लोग जैसे कि 20 से 25 क्वेश्चन हर वीडियो में कवर कराते हैं और 20-25 वीडियो ही हम लोग एग्जाम तक के अपलोड भी करते हैं यूट्यूब पर। तो डेली क्लास होने वाली है, तो डेली शाम को आप लोग आइए। जब तक हम इसमें रिकॉर्डेड क्लास चलेगी, उसके बाद में हम लाइव सेशन भी इसमें लेके आते हो, तो लाइव क्लासेस फिर अच्छी चलने वाली है। पहला प्रश्न है, इंकजेट प्रिंटर में कलर ब्लैक प्रिंट को उत्पन्न करने के लिए खालिस्तान कलर कार्टेज का उपयोग किया जाता है। मतलब इंकजेट प्रिंटर की बात हो रही है और कलर और ब्लैक एंड व्हाइट अगर उसमें प्रिंटिंग करनी है तो हम कौन से कलर का यूज करते हैं। देखिए अभी जो एग्जाम हुआ है ये, इसके पहले के 2 एग्जाम जो हुए उन लोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंकजेट की इंक से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, है ना। तो लास्ट एग्जाम में भी है, इसके पहले भी और इसके पहले भी। तो यहाँ हम समझेंगे प्रश्न को। पहले हम बात करेंगे इंकजेट प्रिंटर की। इंकजेट प्रिंटर बेसिकली जब हम प्रिंटर पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो इंकजेट प्रिंटर होता है ये आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में। मतलब ऐसे प्रिंटर जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है और वो अलग अलग प्रकार की तकनीक यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए। इंकजेट प्रिंटर जो है ये प्रिंट करने के लिए जिस तकनीक का यूज करता है वो होती है शाही की फुहार, इंक स्प्रे, है ना। और इंक कैसी होती है, जैसे पेपर बाहर आता है हवा लगते से सूख जाता है, ठीक है। तो वो वाली तकनीक यूज की जाती है इसमें इंक स्प्रे की, उसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे कलर या ब्लैक उसको प्रिंट निकालना है तो इसमें टोटल कितने कलर होते हैं, तो याद रखिएगा इंकजेट कलर जो प्रिंटर होता है इसमें टोटल कितने कलर होते हैं, बस 4 कलर होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं, तो इस पे एक होता है भैया सियान, एक होता है मैजेंडा, एक होता है येलो और एक होता है ब्लैक। टोटल 4 कलर है। इन कलर्स के भी क्वेश्चन एग्जाम में इंडिविजुअल अलग अलग आते हैं। सियान जो कलर हमारे पास में होता है ये हल्का नीले टाइप का मान लीजिए आप, है ना, एकदम डार्क नहीं होगा, लाइट में। मैजेंटा कैसे होता है, तो ये पर्पल कलर का है ना। मैं जो बता रहा हूं हमको कलर, ये एग्जाम में पूछता है कि ऐसा कौन सा कलर है जो पिंक या पर्पल कलर का दिखता है, तो वो याद रखना मैजेंटा होता है। येलो के क्वेश्चन तो आपको पता ही है, येलो ही होगा। ब्लैक ही होगा। लेकिन ब्लैक के लिए जो क्वेश्चन बनता है वो कि जैसे सी के लिए सियान बोल दिया, एम के लिए मैजेंडा बोल दिया, येलो के लिए वाई बोल दिया और ब्लैक के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है के, है ना। तो के फॉर हो जाता है यहाँ पर ब्लैक, ये याद रखना आप इंकजेट प्रिंटर के लिए। सेकंड बात हम करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में दे रहा है रेड ग्रीन एंड ब्लू आरजीबी। आरजीबी तो कलर होता है, ये भी यूज किया जाता है, लेकिन किसमें ये यूज किया जाता है भैया, लेजर प्रिंटर में, है ना। तो लेजर प्रिंटर में भी टोटल कितने कलर होंगे, 4। उसमें ब्लैक तो होगा ही होगा, इसके अलावा 4 ये कलर होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू और साथ में ब्लैक कलर। तो 4 कलर लेजर प्रिंटर के ये वाले हो गए, मैंने के जोड़ दिया उसमें, और इंकजेट के ये वाले 4 कलर हो चुके हैं, ठीक है। बस कलर के लिए इतने ही क्वेश्चन है, अच्छे से याद करिएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन खालिस्तान डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करता है। पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रोफोन पे, है ना। माइक्रोफोन माइक जो मैंने पहना हुआ है, आपने बहुत सारे अलग अलग माइक देखे होंगे। बेसिकली क्या यूज में आता है, तो माइक क्या करता है कि ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है, क्या करता है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल देता है। क्लियर। इसके अलावा माइक का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो माइक का प्रयोग सामान्य तौर पर हमने जो देखा है वो तो ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए और वॉइस एम्पलीफायर पे भेजने के लिए। इसके अलावा आज के समय में जो माइक का यूज किया जा रहा है वो किया जाता है वॉइस रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज करते हैं, है ना। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिन पर बोलकर हम लोग कमांड दे सकते हैं, मतलब बोलकर कंप्यूटर से अगर काम हमको कराना है तो वहां पर हम इनपुट के लिए क्या यूज करने वाले हैं, माइक को, ठीक है। तो बस यहां पर इतना सा याद रख लेना कि माइक बेसिकली है क्या, इनपुट के रूप में यूज करने वाला एक डिवाइस है। तो ये भी क्या बोल रहा है, संकेत अंकीकरण मतलब डिजिटाइजेशन, ध्वनि संकेत साउंड सिग्नल्स स्टोरेज प्रोसेसिंग। यहां पर प्रश्न ने क्या पूछा हमसे, डिवाइस माइक्रोफोन कौन सा डिवाइस है, तो हमने बात करी है कैसा है, ये एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा कंप्यूटर में हम वॉइस के माध्यम से इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी हम इससे, जैसे माइक अभी मैं बोल भी रहा हूं तो ये रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, सिस्टम में, तो ये एक माध्यम होगा, इसमें आवाज जाएगी, विद्युत तरंगों में बदली जाएगी और कंप्यूटर में जाकर सेव हो जाएगी।
कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जाता है। प्रश्न में यहां पे क्या बोल दिया उसने, एनालॉग सूचना। एनालॉग सूचना क्या होती है? अगर हम एनालॉग कंप्यूटर्स की बात करें तो क्या करते हैं लोग, भौतिक मात्राओं जैसे ताप, दाब, बल, है ना, ताप, दाब, बल, इनको नापने के लिए हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं और वहीं पे डेफिनेशन में भी ये वर्ड्स वहां पर आते हैं। तो दाब डालकर या प्रेशर डालकर या दबाव डालकर हम किसी चीज का आकार बना सकते हैं, है ना, इसके माध्यम से। तो वो डिवाइस कौन सा होगा, बस ये हमसे पूछ रहा है। साथ में उसने क्या बोल दिया है कि आप ड्राइंग बना सकते हैं या इमेज को सुधार भी सकते हैं या फिर उसमें कोई करेक्शन या बदलाव भी कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा डिवाइस हम लोग यूज करते हैं जिसमें दाब का प्रयोग किया जाता है और उसके माध्यम से चित्र या इमेज को हम बना सकते हैं। बस ये सारी चीजें हमको बोल रहा है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन अभी बात हुई थोड़ी देर पहले, माइक है, इनपुट डिवाइस के लिए यूज किया जाता है, ध्वनि तरंगों को बदलता है। तो यहाँ पे इमेज की बात हो रही, तो ये कट गया। बारकोड रीडर की बात हो रही है, बारकोड के क्वेश्चन में हमारे एग्जाम में आते हैं, अभी आगे हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे। बारकोड जो बार्स होती है लंबी लंबी, तो बारकोड प्रोडक्ट पे रहते हैं, किसी वस्तु पे रहते हैं, पार्सल पे रहते हैं, वहां पर यूज किया जाता है। उनको रीड करने के लिए हम बारकोड रीडर का प्रयोग करते हैं। लाल रंग के प्रकाश का यूज करता है। तो ये क्या है भैया, यहाँ पर पहले से कोई लाइनें बनी हुई है, उनको इनपुट के रूप में लेने के लिए हम बारकोड रीडर का प्रयोग करता है। तो किसी इमेज का जिक्र है, ड्राइंग का जिक्र यहाँ पर हो रहा, क्या नहीं हुआ, मैंने डेफिनेशन बोली है। फिर हमारे पास में है डिजिटाइजर। तो डिजिटाइजर क्या होता है, तो डिजिटाइजर हमारे पास में इस तरीके से क्या है, ये एक टैब होता है और उसमें क्या मिलता है हमको, एक लाइट पेन, ये पेन मिल गया। यहाँ पर हम कुछ भी बनाएंगे तो उसकी आकृति क्या हो रही, डिजिटल रूप में जनरेट हो रही है, हम करेक्शन भी कर सकते हैं और ये भी कंप्यूटर में सीधे चली जाती है। तो डिजिटाइजर जो है ये ड्राइंग इमेज में सुधार कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है। और इसमें बनाने के लिए हम क्या प्रेशर लगाते हैं, दबाव से बनेगा। लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं तो बिना प्रेशर के तो लिख नहीं सकता हूं। तो ये इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा, डिजिटाइजर। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना, इसके लिए क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिस्ट जो लोग रहते हैं, आर्टिस्ट मतलब कलाकार लोग जो रहते हैं, वो किसका प्रयोग करते हैं, तो वो भी डिजिटाइजर का ही प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बस इतनी चीज इसमें याद रखना है। मॉनिटर को एक कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए खालिस्तान पोर्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे एग्जाम में जितने भी पोर्ट हम लोग यूज करते हैं, मदरबोर्ड में जो पोर्ट होते हैं उनकी बात हो रही है। तो उन पोर्ट्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, है ना। तो कौन से पोर्ट होते हैं, उनके फुल फॉर्म से आपको याद रखने हैं, साथ में उससे कौन सा डिवाइस कनेक्ट किया जाता है ये भी, है ना। ये आज हमारी पहली क्लास है, पर आप निश्चित रहिए आखिरी क्लास तक के जितनी भी चीजें मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ सारी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। जहां पे भी मौका मिलेगा फिर उसको क्लियर हम लोग करते हुए चलने वाले हैं। तो मैंने बोला है कि आप चीजों को समझेंगे, प्रश्न को समझेंगे, ऑप्शन को समझेंगे और खुद के नोट्स बनाते चलेंगे। ये मैं आखिरी क्लास तक के बोलता हूँ कि खुद के नोट्स आपके होने चाहिए जो रिवाइज आपको तेजी से कराए, है ना। इस प्रश्न का आंसर ये है, ये हमको याद नहीं करना है, हम प्रश्न को समझेंगे और इन ऑप्शन को समझेंगे, देन उसका हम सार बनाकर फिर लिखने वाले हैं। मॉनिटर को एक कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए खालिस्तान पोर्ट का उपयोग किया जाता है। तो मॉनिटर को हमको कनेक्ट करना है। मॉनिटर क्या है, इसको हम वीडियो भी बोल देते हैं, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। जो डिस्प्ले यूनिट हमारे कंप्यूटर के साथ में लगी होती है उसकी बात की जा रही है। अलग अलग प्रकार के आते हैं, सीआरटी आता है, एलईडी आता है, एलसीडी आता है, टीएफटी आता है, 3D आता है, 2D आता है। तो ये सारे हमारे पास में मॉनिटर्स होते हैं। और उसको जब कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है तो किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। हमारे पास से बोल रहा है RS-232, है ना, उसी को हम बोलते हैं सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट के लिए आप याद रखिएगा, सीरियल पोर्ट काफी धीमा होता है, एक बार में केवल एक बीट को ट्रांसमिट करता है, इसलिए इस पे ऐसे डिवाइसेस का कनेक्ट किया जाता है जिनकी स्पीड हमको सामान्य तौर पर बहुत ज्यादा नहीं, कम कम में भी काम चल जाता है। तो यहाँ पर सीरियल पोर्ट से याद रखना, इसमें हम कनेक्ट करते हैं किसको, मॉडेम को, है ना, मॉडेम। और एक यूज करते हैं हम बारकोड रीडर और एक प्लॉटर, मॉडेम, बारकोड रीडर और प्लॉटर, इतना से याद रखेंगे सीरियल पोर्ट के लिए। फिर हमारे पास में है PS2, है ना। PS2 जो पोर्ट होता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कीबोर्ड और माउस के लिए, है ना। अभी हम USB यूज कर रहे हैं, हालांकि अभी हम सारे में USB यूज कर लेते हैं, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको याद रखना है
कि जो PS2 पोर्ट होता है इसमें कीबोर्ड और माउस हम कनेक्ट किया करते थे, इसके पहले भी पुराने बोर्ड में मिल भी जाता है, गोल कलर का होता है। इसमें जो ग्रीन कलर का होता है उसमें कीबोर्ड, और ब्लू कलर वाले में हम लोग माउस कनेक्ट करते हैं, इसको भी याद रखना। सॉरी, ग्रीन वाले में माउस को और ब्लू वाले में कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब बंद हो गए हैं पर पुराने बोर्ड में हमको मिलता है, तो इसमें क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, कीबोर्ड या माउस, है ना, दो अलग अलग पोर्ट है। VGA जो पोर्ट होता है हमारे पास में, इसमें है ना विजुअल ग्राफिक अरे, इसका इस पोर्ट से हम कनेक्ट करते हैं किसको, हमारे मॉनिटर को। ठीक है, VGA के अलावा हमारे पास में क्या है, HDMI भी होता है, इसके अलावा D सब ये भी हमारे पास में होता है। एक हमारे पास में नया पोर्ट है DP पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, है ना, इसका प्रयोग भी हम लोग करते, तो सारे के सारे किसके लिए, VGA के लिए, मतलब मॉनिटर के लिए। इसके अलावा हमारे पास में एक आया LPT, लाइन प्रिंटर टर्मिनल, है ना। इस पोर्ट की सहायता से हम लोग कनेक्ट करते हैं किसको भैया, हम लोग कनेक्ट करते हैं प्रिंटर को। मतलब कि जो पुराना वाला प्रिंटर का पोर्ट हमारे पास में था उसको हम क्या बोलते हैं, LPT, है ना, लाइन प्रिंटर टर्मिनल। और साथ इसके बाद में हमने इसको क्या बोलना चालू कर दिया, पैरेलल पोर्ट, है ना। तो पहले हम क्या बोलते थे उसको, लाइन प्रिंटर टर्मिनल, और अभी हम इसको बोलते हैं पैरेलल पोर्ट, जो कि प्रिंटर का पोर्ट होता है। और एक बार में उसमें बहुत 8 या 8 से ज्यादा केबल्स के थ्रू डाटा ट्रांसमिट किया जा सकता है बहुत तेजी से। ठीक, तो ये भी याद रखना, ये प्रिंटर कनेक्ट कर रहे हैं, ये मॉनिटर हो गया, ये कीबोर्ड माउस, और यहाँ पर मैंने 3 डिवाइस आपको बताए हैं, मॉडेम, बारकोड रीडर और प्लॉटर। ठीक है, बस इतना से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर का वह भाग जिसका प्रयोग वैल्यू को स्टोर करने के लिए किए, जिसकी आवश्यकता प्रोसेसिंग के अगले सर्कल में होती है, खालिस्तान कहा जाता है। मतलब पार्ट किसका है भैया, माइक्रो प्रोसेसर का है, मतलब हमारा CPU की बात कर रहा है। साथ में क्या कर रहा है, वो वैल्यू को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, मतलब डाटा को सेव करने की बात भी कर रहा है। अब जिसकी आवश्यकता क्या होगी, प्रोसेसिंग के अगले सर्कल, मतलब अगला जो चक्र आएगा वहां पर उसकी जरूरत हमको पड़ेगी। ऐसे डाटा को सेव करने के लिए CPU के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक, अब हमारे पास में यहाँ पर ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है ये भी CPU या माइक्रो प्रोसेसर का ही भाग है, लेकिन ये क्या करता है, तो कंप्यूटर में होने वाले समस्त प्रकार के अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं को करने के लिए ये जिम्मेदार है भैया, ALU। फिर हमारे पास है रजिस्टर, क्लॉक और टाइमर। तो हमारे पास पे रजिस्टर और क्लॉक ये दोनों हमारे CPU के भाग है, टाइमर हमारे पास में नहीं है, मतलब ये प्रश्न से रिलेट ही नहीं कर रहा है। रजिस्टर जो होते हैं, तो रजिस्टर हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। रजिस्टर में ही हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं, है ना। बहुत बेसिक चीजें बताऊं तो रजिस्टर से मिलकर ही कंप्यूटर की मेमोरी बनती है। CPU की मेमोरी कौन सी है, वो कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के लिए कहा जाता है कि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, कैश मेमोरी। लेकिन वो कैश मेमोरी किससे मिलकर बनी है, रजिस्टर से। तो यही पर याद रखना कि मेमोरी के अनुक्रम में, मतलब अगर हायरार्किकल मॉडल हम बनाते हैं या मेमोरी की माप बनाते हैं हम लोग, तो सबसे टॉप पर कौन है, तो रजिस्टर है। इन रजिस्टर से मिलकर कौन बनता है, कैश मेमोरी, तो वो सेकेंड नंबर पे है ना। लेकिन जब भी डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ते हैं कि कंप्यूटर सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, कैश मेमोरी है, और किससे मिलकर बनी है, तो रजिस्टर से। तो दोनों ऑप्शन में रहेंगे, और गति की बात होगी, स्पीड की बात होगी, तो आप रजिस्टर के साथ जाइएगा, और रजिस्टर नहीं है तो फिर तो कैश मेमोरी है ही। इसके बाद में फिर हमारे पास में है क्लॉक, है ना। तो क्लॉक क्या है, तो क्लॉक को हम बोलते हैं भैया CU, कंट्रोल यूनिट। अभी जितने भी कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं आधुनिक कंप्यूटर में, जो कंट्रोल यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लॉक कहते हैं। बस इतना सा याद रखिएगा। कंट्रोल यूनिट तो पता ही है कि कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर पार्ट लगे होते हैं उनके बीच आपस में सामंजस्य स्थापित करने का काम कंट्रोल यूनिट का है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देश पर काम करता है। बस इतना सा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने तीनों ऑप्शन देख लिए। प्रश्न का राइट आंसर कौन सा, रजिस्टर, क्योंकि इसी में ही डाटा सेव हो सकता है ना। और अगले सर्कल, मतलब अगले क्रम में जो अगला साइकिल जब आएगा तो वही से डाटा, उसका डाटा जो स्टोर किया गया है उसका प्रयोग किया जाएगा। बस इतना सा। चलिए अगला प्रश्न है, स्टैटिक रैम गतिशील होती है
है ना, कौन सी रैम से, तो डी रैम से, है ना। स्टैटिक रैम इज फास्टर देन डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो होती है एस रैम, इसकी गति भी तेज होती है, किससे, डी रैम से, है ना। कई बार इसके लिए भी प्रश्न पूछ लेता है ये सही है या गलत है, तो ये सही है। स्टैटिक रैम की जो गति होती है ये डायनेमिक रैम से ज्यादा होती है, ठीक। और स्टैटिक रैम की जो चिप्स होती है, मतलब छोटी छोटी जो चिप्स होती है, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है कैश मेमोरी के निर्माण में, ये भी याद रखना, ठीक। अब हमसे बोल रहा है कि वो तेज तो होती है, तो क्यों होती है। एस रैम यूज बाय कैपेसिटर, एस रैम कैपेसिटर का प्रयोग करता है, तो नहीं। एस रैम महंगा होता है, एस रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, एस रैम चीपर, ये पे सस्ता होना चाहिए, सस्ता, है ना। एस रैम सस्ता होता है इसलिए उसकी गति तेज होती है, या फिर वो महंगा होता है इसलिए उसकी गति तेज होती है, या वो कैपेसिटर का प्रयोग करता है इसलिए उसकी गति तेज होती है। प्रश्न ये पूछ रहा है उसकी गति वास्तव में तेज क्यों होती है एस रैम की, स्टैटिक रैम की। तो आपको बता दे कि जो स्टैटिक रैम होती है इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये वाला आंसर इसका सही होगा। अभी समझ लेते हैं हम लोग, है ना। इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए। अगर हम बात करें डायनामिक रैम की, तो डायनामिक रैम जो होती है इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है ना, ट्रांजिस्टर्स तो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर डी रैम जो होती है इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तब वो तेजी से चलती है ना। जबकि एस रैम को हमको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें हमारे पास कैपेसिटर वगैरह नहीं हो, तेजी से खुद ही चलती है, ठीक। इसीलिए जो एस रैम होती है इसकी गति डायनामिक रैम से ज्यादा तेज होती है। इतना सा बस हमको याद रखना है और कुछ नहीं, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं आपको कि जो डी रैम होती है डायनामिक रैम, इसका प्रयोग किया जाता है हमारे कंप्यूटर में, इसलिए हमारे कंप्यूटर को आप मालूम ही है रिफ्रेश, है ना, वो खुद भी करेगा, हमको भी करने पड़ेगा बार बार। तो हमारे कंप्यूटर में जो रैम लगी होती है कौन सी है, वो डायनामिक रैम होती है, ये भी आप याद रखिएगा। और कंप्यूटर मतलब कैश मेमोरी किससे मिलकर बनी है, वो स्टैटिक रैम से मिलकर बनी हुई है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी में अंतरित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। मतलब प्रश्न सीधा सीधा ये बोल रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज में है, उसको ट्रांसफर करके लेकर आना है, कहां पर भी, या प्राइमरी मेमोरी में। तो कौन करता है, सेकेंडरी स्टोरेज में है आपका प्रोग्राम, है ना। देखिए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की ही बात कर रहा है, उसको कहाँ लेके आना है, मुख्य मेमोरी मतलब रैम में लेकर आना है। तो कौन लेकर आएगा, हम सबको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में असेंबलर, असेंबलर क्या करता है, तो असेंबलर असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। मतलब कि असेंबलर क्या है, एक ट्रांसलेटर है, बस इतना से याद रखना। और सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर हमारे पास में लोडर है और लिंकर है। अगर हम बात करें लोडर की, तो लोडर क्या है, लोडर क्या करता है कि सेकेंडरी मेमोरी में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको मुख्य मेमोरी में लोड करता है। क्या करेगा, मुख्य मेमोरी में लोड करने वाला काम किसका है, वो है लोडर का। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या है, लोडर, ठीक है। हम लिंकर की बात करते हैं। लिंकर क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमारे पास में होते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर बनता है, तो उन प्रोग्राम्स को आपस में जोड़कर और एक एग्जीक्यूटिव फाइल बनाने का काम किसका है, वो लिंकर का है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को जोड़कर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने का काम या उनको आपस में लिंक करने का काम किसका है, लिंकर का है, ये याद रखिएगा। टास्क बिल्डर है, टास्क बिल्डर मतलब कि आपको कोई काम करना है तो उसके अलग अलग स्टेजेस आप बना सकते हो। इसका प्रयोग हम वेब पेज डिजाइन जब करते हैं तब इसका प्रयोग वहां पर करते हैं, वर्डप्रेस वगैरह में इसका यूज किया जाता है ना। तो ये वहां का है। तो याद रखिएगा कि असेंबलर ट्रांसलेटर है, लोडर हमारे प्रश्न का आंसर है कि सेकेंडरी स्टोरेज में कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होगा तो उसको मुख्य मेमोरी में लोड करने का काम लोडर का है। लिंकर क्या करता है, तो दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को आपस में जोड़कर और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ये आंसर है कौन सा, लोडर। अगला प्रश्न है बूट स्ट्रैपिंग मींस, है ना, बूट स्ट्रैपिंग का अर्थ क्या होता है।
है ना। बूट स्ट्रैपिंग हम लोग बहुत बार बूटिंग प्रोसेस की बात करते हैं, है ना। और बूट प्रोसेस दो प्रकार की होती है, हार्ड बूट होता है, सॉफ्ट बूट होता है ना। उसी को वार्म और कोल्ड हम लोग बोलते हैं। इस बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी आगे हम चैप्टर्स पढ़ते चलेंगे। देखिए जो लोग नए हैं वो चिंता ना करें, जिन लोगों ने पहले से पढ़ा है वो भी चिंता ना करें। हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल पर जाएंगे, हर एक प्रश्न को हर एक एंगल से देखेंगे और अच्छे से समझ के और फिर हम आंसर लगाएंगे। वहां पर एग्जाम में जो प्रश्न आपका बनेगा वो आपकी समझ से बनेगा कि कितने अच्छे तरीके से आप समझ के आए हुए हैं। और वहां पे जो प्रश्न आएगा वो आपको बहुत ज्यादा घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपने समझ के रखा हुआ है देन आप उसका आंसर बिल्कुल लगा दोगे। ठीक है, चलिए। तो बूट स्ट्रैपिंग की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है हम ऑप्शंस देख लेते हैं। अन्य लैंग्वेज प्रोग्राम की इंटरप्रिटेट करने वाली एक भाषा, है ना। बूट स्ट्रिपिंग हमको बोल रहा है कि एक भाषा है। इंटरप्रेटिंग मतलब कि ट्रांसलेट करने वाली कोई भाषा है क्या, तो ये ट्रांसलेट करने वाली कोई भाषा नहीं है। ये क्या है, एक प्रोसेस है, याद रखना, है ना। फिर हमको बोल रहा है अन्य लैंग्वेज प्रोग्राम का कंपाइल करने वाली भाषा है क्या, है ना। भाई यहाँ पे इंटरप्रेटर की बात कर ली जो ट्रांसलेटर है, यहाँ पे कंपाइलर की बात कर ली जो कि ट्रांसलेटर है ना। अब ये बोल रहा है रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना कहलाता है क्या, बूट स्ट्रैपिंग। और फिर हमको बोल रहा है ऑल ऑफ दी अब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो बहुत कम आंसर बनता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। यहाँ पर ये वाला जो आंसर है मैं आपको बूट प्रोसेस बताता हूं, तब आप इसका आंसर समझने की कोशिश करिएगा। बूटिंग प्रोसेस में क्या, बूट स्ट्रिपिंग है ना, मैंने बोला कि प्रोसेस है। तो बूटिंग प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि सेकेंडरी स्टोरेज में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी में लोड किया जाता है। तो यहां से उसकी फाइलें ट्रेवल करके वहां जाती है, फिर वहां पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो जाता है। यही जो प्रोसेस कहलाती है हमारे पास में बूटिंग प्रोसेस कहलाती है ना। पावर ऑन किया हमने, बायोस एक्टिव हुआ, बायोस का पहला काम क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। वो जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद में सेकेंडरी स्टोरेज से ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें कहां पर लोड होगी, मुख्य मेमोरी में। और हम जब भी मुख्य मेमोरी का जिक्र करते हैं तो याद रखिएगा हम बात किसी करते हैं, रैम की, है ना। तो रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करने वाला है, लोड करने वाली जो प्रोसेस है वो कौन सी है, बूट स्ट्रैपिंग है। ये आप याद रखिएगा, है ना, या इसी को हम बोलेंगे बूटिंग प्रोसेस। ठीक, बस इतना से याद रखना, प्रश्न का राइट आंसर ये होगा। इसके अलावा जो बूट हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, एक वार्म और एक हम क्या पढ़ते हैं, हार्ड, है ना। तो इसी को हम वार्म को क्या बोल देते हैं हम लोग, सॉफ्ट, और इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड, है ना। इसको हम बोलते हैं वार्म को मतलब रीस्टार्ट करना और हार्ड को मतलब स्टार्ट करना। हमने पावर बटन दबा के कंप्यूटर ऑन किया तो क्या है कि हमने हार्ड बूटिंग करी है, और अगर हमने कंप्यूटर को शॉर्टकट की से पहले से चालू था उसको रीस्टार्ट किया है शॉर्टकट कीज के माध्यम से, तब क्या होगा, वार्म या सॉफ्ट बूटिंग होगा। बस इतना सा ये भी याद रखिए। बूट समय पर बायोस के लिए आवश्यक सेटिंग जैसे दिनांक, समय, बूट ऑर्डर आदि को खालिस्तान में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो बूट समय जब भी कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो उसमें हम पहले से सेटिंग कर देते हैं कि भी आप एक नंबर पे, जैसे ये बूटिंग सीक्वेंस की बात करें, बूट ऑर्डर की, कि हार्ड डिस्क से बूट करना है, सीडी से या पेन ड्राइव से, जिससे बूट करना है वो ऑर्डर हम सेट कर देंगे, या ड्राइव्स के ऑर्डर भी हम सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बोल रहा है कि दिनांक और समय ये हम सेट करके रख देते हैं, तो अगले दिन या बाद में हमको जैसा का वैसा मिलता है, तो ये कहाँ जाकर सेव होता है। हमने जो डेट और टाइम सेट कर दिया है, या बूट ऑर्डर हार्ड डिस्क के, अगर मल्टीपल हार्ड डिस्क हो तो अलग अलग, या सीडी, फ्लॉपी या फिर पेन ड्राइव, किससे हम कंप्यूटर को बूट कराना है, ये सीक्वेंस का ऑर्डर हम वहां पर सेट करते हैं। तो ये कहाँ जाकर सेव होता है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। हमको बोल रहा है पोस्ट, पहला ऑप्शन है। पोस्ट क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, किसका काम है ये, तो ये बायोस का काम है। बायोस बेसिकली क्या होता है हमारे पास में, तो रोम होता है, इसका पहला काम है पोस्ट। क्या करेगा ये, जैसे ही कंप्यूटर को हम ऑन करेंगे, बटन दबाएंगे, तो क्या होगा, पोस्ट प्रोसेस में सभी कंपोनेंट्स को पावर दी जाएगी, डिवाइसेस को, और वो रिस्पॉन्स करेगा, ओके होगा तो आगे चलेगी, अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर बजर के हमको साउंड मिलते हैं। तो पोस्ट में क्या होता है कि जितने भी वहां पे डिवाइसेस हमारे पास में होते हैं उनको पावर दिया जाता है और चेक किया जाता है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, वो पोस्ट हो गया। फिर बहुत सीमोस है, हार्ड डिस्क है, डीवीडी डाटा, ये तो हमारे पास क्या है, डीवीडी
डिस्क की बात हो गई है, अगर राइटर बोलता देन हम अलग अलग उसके सीक्वेंस लेके आते। हार्ड डिस्क ये भी स्टोरेज के माध्यम हमारे पास में, ये भी स्टोरेज का माध्यम हो गया, है ना। बात बूटिंग प्रोसेस की, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचता है, सीमोस, है ना। सीमोस का फुल फॉर्म पहली चीज याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स का फुल फॉर्म है, और ये जो सेटिंग्स होती है ये सीमोस में जाकर ही सेव होती है ना। अब इसके अंदर जो सेटिंग है उसको होल्ड करके भी तो रखना है, तो उसको सप्लाई की आवश्यकता होती है, पावर की। तो हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में सीमोस बैटरी, है ना। सीमोस बैटरी यूज करते हैं जो लिथियम आयन की बनी होती है, 3 वोल्ट की होती है, बस इतना सा याद रखना है ना। तो सीमोस बैटरी के प्रयोग से सीमोस की जो सेटिंग्स होती है उसको होल्ड करके रखा जाता है, और बहुत लंबे समय तक के वो चलती है, ये भी याद रखना। ठीक, तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, वो होगा सीमोस। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषा श्रेणी से संबंधित है। 4th जनरेशन की लैंग्वेज हमसे पूछ रहा है। अब चूंकि 4th जनरेशन की पूछ रहा है तो हम 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सभी की बात कर लेते हैं। जैसे 1st जनरेशन की जो भाषा हमारे पास में वो यही है ना। क्या है 1st जनरेशन की भाषा, मशीनी भाषा है। ठीक, 2nd जनरेशन की जो भाषा हमारे पास में है 2nd जनरेशन की, वो क्या है, असेंबली। 2nd जनरेशन की भाषा असेंबली भाषा है। 3rd जनरेशन की जो भाषा है हमारे पास में, ये कौन सी है, हाई लेवल भाषा, ये 3rd जनरेशन की भाषा है ना। असेंबली भाषा हमारे पास में 2nd जनरेशन की है। अब हमारे पास बची 4th जनरेशन, तो 4th जनरेशन हमने यूज किया है किसको, क्वेरी, है ना। क्वेरी जो लैंग्वेज हमारे पास में है ये हमारे पास में 4th जनरेशन की है। क्वेरी हम लोग पढ़ते हैं एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज जो पढ़ते हैं, है ना। हाँ, और जो हमारे पास में एसक्यूएल है ना, ये भी क्या हमारे पास में एक क्वेरी लैंग्वेज है ना, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, बैकएंड में हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग एसक्यूएल का यूज करते हैं। तो ये हमारा 4th जनरेशन में। 5th जनरेशन की हम बात करें, 5th जनरेशन की भाषा, तो वो हमारे पास में एआई से रिलेटेड, सारी भाषा किससे है, एआई से रिलेटेड है। जैसे पाइथन हो गया, प्रोलॉग हो गया, लिस्प हो गया, है ना। तो ये वाली जो भाषा हमारे पास में है ये एआई के लिए है, और ये 5th जनरेशन की भाषा है, ये याद रखिएगा। प्रश्न हमसे पूछ रहा है चौथी पीढ़ी की, तो चौथी पीढ़ी की भाषा कौन सी है, यही वाली है, बस इतना सा। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार, देखिए हम लोग जब साइज के हिसाब से कंप्यूटर पढ़ते हैं तो वहां पे सबसे छोटा जो कंप्यूटर होता है हमारे पास में वो होता है माइक्रो कंप्यूटर, है ना। तो आकार के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे छोटा कौन सा हमारे पास है, माइक्रो, ये सबसे छोटा है। इसके बाद जो बड़ा होता है वो कौन सा होता है, मिनी कंप्यूटर। इसके बाद हमारे पास में मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इसके बाद हमारे पास में सुपर कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास में जो होते हैं टोटल 5 प्रकार के होते हैं, है ना। सबसे ऊपर जो इसमें आकार में सबसे बड़ा कौन सा है, वो डेस्कटॉप। इसके बाद हमारे पास में लैपटॉप होता है, इसके बाद हमारे टैबलेट, फिर हमारे पास प्लॉमटॉप, और फिर हमारे पास में पीडीए। इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर की सीरीज में। अब हमसे बोल रहा है ये कि माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है ना, कौन कौन से है। यहाँ पे डेस्कटॉप है क्या, तो हाँ डेस्कटॉप है। लैपटॉप, टैबलेट, तो ये लैपटॉप भी लिखा हमने, टैबलेट भी लिखा, तो ये दोनों भी है। यहाँ पे उसने रख दिया स्मार्टफोन, है ना। तो स्मार्टफोन भी अगर हम बात करें तो ये पीडी हमारे पास में सबसे छोटा। या प्लॉमटॉप की हम बात करें, ये भी हैंड हेल्ड है, ये भी हैंड हेल्ड है, और ये भी स्मार्टफोन भी हैंड हेल्ड है। इसमें भी क्या होता है, प्रोसेसर होता है। हमारे मोबाइल जो अभी यूज कर रहे हैं इसमें क्या होता है, प्रोसेसर होता है। तो ये भी आ जाएगा किसकी सीरीज में, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, मतलब कि इन 2 सीरीज के अंतर्गत आएगा। और ये भी क्या बन जाता है हमारे पास में, एक माइक्रो कंप्यूटर बन जाने वाला है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत हमको नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास में क्या प्रोसेसर है, इसमें भी प्रोसेसर, इसमें भी प्रोसेसर। कौन सा प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, ये याद रखना। एक लाइन और याद रखिएगा कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है, बस इतना सा याद रखना। वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं क्या कहलाते हैं, है ना। भौतिक मात्रा, अभी थोड़ी देर पहले हमने किसी प्रश्न में देखा है
कि ताप, दाब, बल ये सब भौतिक मात्राएं होती है, इनको नापकर और अंकों में प्रदर्शित करने वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं, है ना। हमारे पास में यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर, इस याद रखना कि अभी जितने भी कंप्यूटर हम यूज करते हैं सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर आते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर को मिलाकर बनाए जाते हैं। एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये कैलकुलेशन किसमें करते हैं, बाइनरी कोड्स में करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल आप याद रखिएगा कि ईसीजी और डायलिसिस मशीन, मतलब मोस्टली जो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं ये हमारे पास में हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, एनालॉग कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर तो एक स्पेसिफिक अलग कंप्यूटर हमारे पास में है, ये प्रश्न में राइट आंसर नहीं बनता, इसका यूज करते हैं सर्वर के रूप में, बहुत बड़ी मशीन होती है। एनालॉग कंप्यूटर जो है ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। एनालॉग कंप्यूटर ही क्या करता है, भौतिक मात्राओं को नापकर और अंकों में दिखाता है। इसके एग्जांपल भी देख लीजिए, अपने पुरानी वाली जो गाड़ियां आती है, अभी भी आती है हालांकि, बहुत सारी गाड़ियों में स्पीडोमीटर होगा, इसमें कांटा चलता है, वो एग्जाम्पल है किसका, एनालॉग कंप्यूटर का, है ना। इसके अलावा थर्मामीटर जिसमें पारा होता है ऊपर चढ़ता है, उसके अलावा जो भूकंप मापक यंत्र होता है वह भी एनालॉग कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल होता है। चलिए अगला कंप्यूटर है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता मतलब यूजर प्राय खालिस्तान का इस्तेमाल करता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में जिनका यूज हमको करना है, इसका प्रयोग में लेकर आ रहा है, तो इसको हम कैसे प्रयोग में लेके आएंगे ये प्रश्न पूछ रहा है। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, इसमें हमको कोई भी डिस्प्ले यूनिट नहीं मिलती है, इसमें हम कीबोर्ड और माउस लगाकर काम नहीं कर सकते, इसीलिए हमको जरूरत पड़ती है किसकी, एक प्रकार के नोड की जरूरत पड़ती है भैया, है ना। क्योंकि इसमें डिस्प्ले यूनिट नहीं है, कीबोर्ड माउस हम नहीं लगा सकते, तो उसे कैसे चलाएंगे, तो हम इसमें नोड का यूज करते हैं। अच्छा ये जो नोड होता है बेसिकली क्या होगा, ये या तो ये हमारे पास में डेस्कटॉप होगा, या तो हमारे पास में लैपटॉप होगा, या फिर हम टैबलेट यूज करेंगे, है ना। तो ये जो नोड होता है, तो नोड की डेफिनेशन में हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखिएगा नेटवर्क में जुड़ा हुआ प्रत्येक डिवाइस या कंप्यूटर नोड कहलाता है, वहां पर इसको याद रखिए, है ना। अब नेटवर्क में बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, पीसी होते हैं, लैपटॉप होते हैं, तो इन्हीं का प्रयोग क्या किया जाता है, इन दो कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, या उसमें कुछ भी हमको जानकारी अपलोड या उससे जानकारी निकलवाने के लिए, प्रोसेस कराने के लिए हम नोड का प्रयोग करते हैं, मतलब कि लैपटॉप या डेस्कटॉप का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। टर्मिनल क्या होता है, तो टर्मिनल आप मान के चलिए कि जो हमारे पोर्ट होते हैं, जैसे इनपुट और आउटपुट डाटा होता है, उसको टर्मिनल कहते हैं। डेस्कटॉप क्या है हमारे पास में, एक प्रकार का नोड होता है। हैंडहेल्ड मतलब ऐसे डिवाइसेस जिनको हम हाथ में रखकर यूज कर सकते हैं, वो हैंडहेल्ड डिवाइस होंगे। अच्छा यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि यहाँ पे नोड है और मैंने बोला नोड क्या होता है, डेस्कटॉप होता है, यहाँ पे डेस्कटॉप ऑप्शन में रखा है ना। तो यहाँ पर अगर कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है तो आप याद रखिए बात हो रही है मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर की। जब हम टेक्निकल भाषा की बात करते हैं तो वहां पर डेस्कटॉप या लैपटॉप वर्ड का यूज नहीं करते, हम वहां पर नोड वर्ड का ही यूज करते हैं। और नोड फिर आप कुछ भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, टैबलेट कुछ भी हो सकता है, वो अलग चीज है ना। इसलिए जो स्पेसिफिक वर्ड है, करेक्ट जो वर्ड है उसके लिए वो कौन सा है, वो नोड ही है, ये आपको याद रखना है। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। चार्ल्स बेबेज के बारे में आपको बता दें कि चार्ल्स बेबेज ने, हालांकि शुरू में 1822 की अगर बात करें तो उन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया था, है ना, जो कि नहीं कामयाब नहीं हुआ, इसलिए उसके बारे में चर्चाएं भी कम होती है। उसके बाद उनने फिर 37 के आसपास किसको बनाया, एनालिटिकल इंजन को, है ना। तो एनालिटिकल इंजन जो है ये अभी जो हमारे पास कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं इसका प्रारूप माना जाता है कुछ हद तक कि हाँ वैसा काम हमारा कंप्यूटर अभी करता है। तो वो पूछ रहा है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है क्या, है क्या वो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक है, मैकेनिकल है या टेक्निकल है। देखिए शुरू में जितने भी हमारे पास कंप्यूटर है मोस्टली सारे के सारे कैसे हैं, मैकेनिकल है सारे, चाहे पास्कलिन की बात कर लो वो भी मैकेनिकल है,
है ना, या हम लूम की बात कर ले वो भी मैकेनिकल है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में है चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन है वो कैसा है, एक मैकेनिकल है। मैकेनिकल मतलब कि गियर्स और पार्ट्स जोड़कर और फिर प्रोसेस कराई जा रही है जो भी काम करवाना है उसके थ्रू, है ना कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब बाइनरी कोड्स की बात हो रही है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मतलब बिजली की बात हम करते ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कैसा है, मैकेनिकल। शुरू के सारे मैकेनिकल ही है, वो भी याद रखिएगा जब तक कि हम पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं पढ़ते, ENIAC नहीं पढ़ते। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? पर्ल है, फोर्ट्रान है, विजुअल बेसिक है, सी है। देखिए लैंग्वेजेस के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं तो लैंग्वेजेस का एक अलग से यूनिट हमारे पास में, उसको ध्यान से पढ़िएगा। जितने भी क्वेश्चन हम कवर करा पाएंगे कराएंगे। आज भी एक ट्रांसलेटर हो गया और एक आई गया है। बात हो रही है पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, मतलब पहली मानक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ पर याद रखना कि प्रश्न ये भी पूछता है कि लैंग्वेजेस को का मानकीकरण कौन करता है ना, या उनको सर्टिफाइड कौन करता है। तो जो जितनी भी लैंग्वेज होती है उसका जो मानकीकरण करता है वो आस्की करता है। ठीक, आस्की को याद रखना। अब उसने जो पहली भाषा थी उसको उसका मानकीकरण किया और उसको कहा गया कि ये हमारी सबसे पहली भाषा होगी, तो कौन सी है, वो है फोर्ट्रान, है ना। और आस्की याद रखना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज उसका फुल फॉर्म है, वो भी याद रखना। आस्की कोड हम पढ़ते ही है। तो फोर्ट्रान क्या है हमारे पास में, पहली मानक भाषा है। ठीक, इसका फुल फॉर्म याद रखना फोर्ट्रान का, फार्मूला ट्रांसलेटर। कहाँ प्रयोग में आती है, तो जो साइंस या विज्ञान के क्षेत्र के जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं, वहां पर फोर्ट्रान का यूज किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं। मतलब कि एक ऐसी गलती जो किसी गलती है, एल्गोरिथम की गलती है, जिसके कारण क्या होता है, गलत परिणाम निकलता है। तो इस गलती को क्या कहा जाता है, मतलब कि एल्गोरिथम की गलती के कारण जो परिणाम है वो गलत प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी गलती को क्या कहा जाता है। हम एल्गोरिथम समझ ले पहले। देखो एल्गोरिथम क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने से पहले, है ना, एक सादे पेपर पर उसकी जितनी भी प्रोसेस होगी या जो जो आपको काम कराना होगा उस सॉफ्टवेयर से, उसको लिखा जाता है कि भैया पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये करेंगे, वैसा नहीं हुआ तो ये करेंगे। अरे घर पे भी कोई प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं ना कागज पे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप, वही एल्गोरिथम है। जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको कौन कौन सी चीजें चाहिए नहीं चाहिए उसको कागज पर लिखा जाता है, वो होता है उसका एल्गोरिथम। ठीक, अब उस एल्गोरिथम में अगर कोई गलती हो जाए तो परिणाम कैसा होगा, यूजर के अकॉर्डिंग तो आएगा नहीं। तो उसी को बोलते हैं हम, कौन सी त्रुटि होगी या कौन सी गलती होगी, वो हमको बोल रहा है लॉजिकल, सिंटैक्स, प्रोसीजरल और कंपाइलर। तो यहाँ पे क्योंकि एल्गोरिथम है और एल्गोरिथम सादे कागज पर लिखा जाता है सोच सोच के, है ना, और सोच सोच के हम जब भी कोई चीजें लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें लगाते हैं हम लोग तर्क लगाते हैं भैया, है ना। याद रखेंगे क्या लगाते हैं उसमें हम, तर्क। तो ये जो एरर आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, लॉजिकल एरर आने वाला है, इसको याद रखना। सिंटैक्स एरर कब होता है कि जब हम कोडिंग लिखते हैं और कोडिंग लिखने में कुछ ऊपर नीचे हम लोगों ने कर दिया, गलत सिंटैक्स लिख दिया, कोड गलत लिख दिया, उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। प्रोसीजरल एरर जब हम प्रोसेस कराते हैं, है ना, तो हमारे पास प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल, है ना, दो प्रकार की लैंग्वेज होती है, तो वो इसका प्रॉब्लम है। कंपाइलर ट्रांसलेटर जब हम ट्रांसलेट करते हैं और प्रोग्राम कंपाइल, तो यहाँ पे कंपाइलर का यूज हो रहा है। तो जब कंपाइल किया जाता है और कंपाइल होने पे जो एरर्स आती है, ट्रांसलेट होने के बाद जो एरर आती है वो कहलाती है हमारी कंपाइलर एरर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऐसी गलती जो एल्गोरिथम के कारण मतलब उत्पन्न हो रही है वो क्या कहलाएगी, आपकी लॉजिकल एरर कहलाएगी। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को स्क्रीन खालिस्तान कहते हैं। पिक्सेल्स, ये इमेज आपको दिख रही है, आपके मॉनिटर होगा या मोबाइल होगा, एक इमेज की बात भी हम नॉर्मल कर ले, वो बनती है भी पिक्सेल्स से। पिक्सेल्स क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। तो इन छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर अगर कोई आकृति बन रही है तो वो क्या कहलाती है, हमारे पास में आकृति बन गई हमारे पास में, तो पिक्सल से मिलकर ही बन रही है, याद रखना है। हमारे पास में बोल रहा है स्क्रीन डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या। अब पिक्सल की संख्या हम कैसे निकालेंगे,
तो ये ऐसे होते हैं वर्टिकल और ऐसे होते हैं हॉरिजॉन्टल। ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4, और ऐसे कितने, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या होता है, स्क्रीन के पिक्सल की संख्या हम कैसे निकालते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स की संख्या के गुणनफल। कितना आ जाएगा, 16। इसमें कितने पिक्सल से भी है, तो 16 है ना। और ये जो कहलाएगा 16, ये क्या कहलाएगा, इस स्क्रीन का क्या कहलाएगा, रेजुलेशन। तो पिक्सल्स की संख्या मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल्स की संख्या का गुणनफल क्या कहलाएगा, इस स्क्रीन का रेजुलेशन कहलाएगा। और इससे हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर जो स्क्रीन का रेजुलेशन है, मतलब कितने डॉट है पर इंच पे, कितने हैं यहाँ पर, 16 है। ठीक है, तो संख्या ही पता चल गई और उसी को हम रेजुलेशन बोलते हैं, ये भी पता चल गया। कलर डेप्थ मतलब कितना गहरा कलर होगा। रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट मतलब कोई मॉनिटर अपने आप को 1 सेकंड में कितने ज्यादा से ज्यादा बार रिफ्रेश करता है, वह संख्या है ना, 50 के ऊपर ही होती है। ठीक है, फिर हमारे पास में व्यूइंग साइज है, जो हमारी स्क्रीन होता है उसका साइज है ना, चाहे वाइड में है या फिर स्क्वायर में है ना, तो वो हम लोग अलग अलग साइजेस होते ही है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तनी जांच की सुविधा किस टैब में। अच्छा, एक चीज याद रखना, यहाँ पे वर्तनी मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक। सीपीसीटी एग्जाम जब से हो रहा है तब से अभी तक के ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है ना। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने वाला ये आता ही है, इसको तो रट लेना आप, है ना, क्या क्या रटना है इसमें, क्या क्या याद करना है। तो वर्तनी, हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, कहाँ मिलेगा, यहाँ पर ही प्रश्न क्या है, टैब का ही है ना, कौन सी टैब में मिलेगा, तो हमको पता है कहाँ मिलेगा, रिव्यू टैब में। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो याद रखना F7। अब यही पर घुमाता है वो, F7 से क्या होता है, वर्तनी जांच। वर्तनी जांच की शॉर्टकट की क्या है, F7 है ना। वर्तनी जांच का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, रिव्यू में। यही पर प्रश्नों को घुमाते चलेगा और प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है, तो ये निश्चित तौर पर आने वाला 100% जो प्रश्न है वो ये आता ही है, इसको याद कर लेने का। इसका पड़ोसी भी है ना, जहाँ स्पेलिंग है ग्रामर चेक हो तो उसके साइड में एक वर्ड मिलता है हमको, थिसॉरस, है ना। वो क्या करता है, तो एक ही शब्द के मल्टीपल अर्थ बताता है, मतलब कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताता है। तो वो इसका जस्ट साइड में ही है, तो उसको भी याद रखना है। कभी ये नहीं पूछेगा तो वो पूछेगा, पर पूछेगा जरूर, है ना। और उसकी शॉर्टकट की क्या है हमारे पास में, तो इसमें जोड़ दो शिफ्ट प्लस F7, है ना। तो थिसॉरस आ जाएगा आपका, जिसमें क्या करेंगे, एक शब्द के अलग अलग अर्थ, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, बस इतना सा याद रखना है। ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल आपको बता दूं मैं, जब हमारे पास माउस होता है तो ये माउस के जैसा ही होता है, लेकिन माउस से ज्यादा एक्यूरेसी पे काम करता है। हमारे पास जो माउस होता है, हम इस तरीके से हमारे पास माउस है, तो माउस को ड्रैग करते हैं और हमारा पॉइंटर मूव करता है। लेकिन जो ट्रैक बॉल होता है, ये ट्रैक बॉल आपके पास यहाँ पर एक बॉल लगी है, बस उंगली से इस बॉल को हमको घुमाना है, वो जगह पे बेस पे रखा रहेगा, बॉल घुमाएंगे हमारा पॉइंटर मूव करते रहेगा। तो ये हमारे पास में क्या ट्रैक बॉल है, ये माउस है, दोनों सिमिलर है, मतलब कि हम जो काम माउस से कर सकते हैं वो ट्रैक बॉल से भी कर सकते हैं। ऐसा याद रखना, जो काम माउस से कर सकते हैं वो हम ट्रैक बॉल से भी कर सकते हैं। ज्यादा एक्यूरेसी के कारण इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पे गेमिंग में हम लोग यूज करते हैं जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक गेम खेलने वाला आपने देखा ही होगा, है ना, या फ्लाइट सिमुलेटर भी हम जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कैम, एक वर्ड और मैं लिख देता हूँ, कैड। कैम और कैड, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरर और कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यहाँ पर यूज किया जाता है किसका, ट्रैक बॉल का, है ना, क्योंकि बहुत बारीकी से काम करना है। यहाँ पे बता दूं कि कैड में कोई भी डिजाइन, कोई कार का डिजाइन तैयार करेंगे और उसको वापस उसके पार्ट्स को प्रिंट करने ना, उसके पार्ट बनाने भी है, तो कहाँ बनेगा, मैन्युफैक्चर के द्वारा। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर में क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, ट्रैक बॉल का यूज कर रहे हैं, याद रखना। और राडार और सोनार में भी हम लोग ट्रैक बॉल का यूज करते हैं, ये भी याद रखना। और ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है, स्टोर नहीं कर सकते उसमें, कि पॉइंटिंग डिवाइस है। जब किसी टेक्स्ट को
कट या कॉपी किया जाता है तो टेक्स्ट कहाँ चला जाता है ना। तो जब भी हम कंप्यूटर में कट या कॉपी करते हैं तो वो कॉपी किया हमने तो सेव हो जाता है, कट किया तब भी वो सेव होता है। तो उस प्लेस का या उस जगह का नाम पूछा जा रहा है कि जब भी कॉपी या कट किया जाता है तो दिखता तो है नहीं हमको, कॉपी हो गया कट हो गया, पर कहीं जाकर वो सेव होता है और उससे बोलते हैं हम लोग क्लिप बोर्ड। क्या बोलेंगे? क्लिप बोर्ड। तो जब भी हम काम कर रहे हैं तो कोई भी टेक्स्ट होगा कहाँ जाके सेव होगा? वो क्लिप बोर्ड में जाके सेव होगा। याद रखना। एक चीज और याद रखिएगा कि क्लिप बोर्ड में हम कितने ऑप्शंस को सेव करके रख सकते हैं, कितने बार कॉपी किया हो उसमें सेव रहेगा। तो याद रखना 24 टाइम हम उसमें सेव करके रख सकते हैं और किसी को भी रिकॉल कर सकते हैं बाद में ऑप्शन में जाकर। ठीक। नोटपैड, वर्डपैड टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो नोटपैड का प्रयोग हम लोग करते हैं HTML कोडिंग में, है ना। वेब पेज डिजाइनिंग में जब HTML की कोडिंग की जाती है तो वहां पर नोटपैड का यूज करते हैं, याद रखना, है ना। MS पेंट का यूज क्या है? तो MS पेंट का ड्राइंग बच्चों को ड्राइंग सिखानी है या इनिशियल स्टेज पे आपको माउस अगर अच्छे से चलाना सीखना है तो आप पेंट चलाइए, बहुत अच्छी माउस पे पकड़ आपकी हो जाएगी। ठीक है, बस इसको याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गई हमारी आज की क्लास। अगर क्लास समझ में आई होगी आपको, हम इसी फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं, पूरी जितनी भी क्लासेस होगी इसी फॉर्मेट में होगी। तो आपको क्या करना है? आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, है ना, और इस वीडियो को लाइक करके आपको शेयर करना है बहुत सारे लोगों को। जितना अच्छा वहां पर रिस्पांस मिलेगा उतने अच्छे अच्छे कंटेंट, उतने अच्छी वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, पर याद रखिएगा कि आपने सब्सक्राइब करने के अगले दिन ही आप कमेंट कर पाओगे, ताकि आपके डाउट्स भी हम ले सके। तो आज सब्सक्राइब कर दोगे तो कल आप कमेंट कर पाओगे, तो आपके जो डाउट होंगे वहां पे आप पूछ सकते हो। अगर डाउट आपका रिलेट होगा प्रश्नों से या अच्छे कंटेंट से, तो निश्चित तौर पर या तो वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर वीडियो के माध्यम से, ज्यादा बड़ा प्रश्न होगा तो वीडियो के माध्यम से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और इनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, तो इस पे भी जाकर आप लोग देख सकते हैं, है ना। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।